गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज बीए सेकेंड ईयर की इस क्लास में हम ब्रिटिश संविधान को ही आगे बढ़ाएंगे। ब्रिटिश संविधान के महत्व का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले तक आप अध्ययन कर चुके थे कि किस तरीके से ब्रिटिश प्रधानमंत्री का और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का वहाँ पर विकास हुआ। विवेक और संयोग ने किस तरीके से ब्रिटिश मंत्रिमंडल के विकास में अपना योगदान दिया, और यह भी बात आपको पता है कि ब्रिटेन का संविधान विकास का परिणाम है और इस विकास के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन का संविधान आज हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो आज हम बात करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री और ब्रिटिश मंत्रिमंडल की, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में। तो इसके कुछ कारण मैं आपको आज बताना चाहूँगा, और ये कारण है, सबसे पहला कारण है इसमें द्विदलीय पद्धति। तो आपको मालूम होगा कि ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति है और संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए द्विदलीय पद्धति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और वहाँ पर दो ही दल हैं। चुनाव के बाद एक दल सत्तारूढ़ होता है और एक दल विपक्ष में बैठता है, इसलिए वहाँ पर एक दलीय मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, मंत्रिमंडल का महत्व काबिज हो जाता है। दूसरी बात इसमें कि दलीय अनुशासन बहुत कठोर होता है। जो व्यक्ति अपने दल के टिकट से चुनाव जीतकर आते हैं उन्हें अपने दल की बातों को मानना ही पड़ता है, और जो सरकार के बाहर बैठे रहते हैं, सत्तारूढ़ दल में जो व्यक्ति सरकार से बाहर बैठे रहते हैं, वे सत्ता के अंदर बैठे हुए अपने साथियों की नीतियों, कानूनों और योजनाओं का समर्थन करते हैं। तो कठोर दलीय अनुशासन ने भी मंत्रिमंडल के महत्व को बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल अपने आप में कार्यपालिका है, संसद अपने आप में व्यवस्थापिका है, और कार्यपालिका जिस दल से जुड़ी होती है उसी दल का संसद में बहुमत होता है या लोक सदन में बहुमत होता है, और जो दल सत्तारूढ़ होता है उस दल के सदस्य लोक सदन में रहते हैं और वे क्या करते हैं, अपनी ही सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों, लाए गए विधेयकों पर अपना शांतिपूर्ण तरीकों से समर्थन दे देते हैं। और जो मंत्रिमंडल कानून बनाना चाहता है, जो नीतियां बनाना चाहता है, जो योजनाएं बनाना चाहता है, वो आराम से पारित हो जाती है। तो कठोर दलीय अनुशासन मंत्रिमंडल के महत्व को बढ़ाने में कारगर साबित हुआ है। इसके बाद अगला बिंदु है, आप ध्यान से देखिए, सुधार कानून। सुधार कानून के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि 1832, 1867, 1884 ईस्वी में ब्रिटेन में सुधार कानून पारित हुए। इससे पहले तक ब्रिटेन में जो चुनाव होते थे उन चुनावों में उम्मीदवार जो है वो अपने व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव लड़ता था और वो चुनाव जीत भी जाता था। लेकिन जब सुधार अधिनियम पारित हुए तो उसके बाद मतदाताओं की संख्या बढ़ी और राजनीतिक दल के कार्यक्रमों और सिद्धांतों के बिना कोई भी व्यक्ति जो है वो चुनाव नहीं जीत पाता था। तो ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आता है तो वह अपने मंत्रिमंडल के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता, या यूं कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल जिन नीतियों को लेकर चलता है, दल के सदस्य उन नीतियों का समर्थन कर देते हैं। तो एक प्रकार से ब्रिटिश मंत्रिमंडल का महत्व बढ़ जाता है। इसके बाद लोक सदन पर अत्यधिक भार। आज ब्रिटेन का जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य में उसे बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, जिसके कारण लोक सदन के पास पहले से ही बहुत समय कम होता है। और फिर ब्रिटेन में परंपरा ये भी है कि वहाँ साल में केवल एक बार ही सत्र बुलाया जाता है, और उस सत्र में लोक सदन जो है वो मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए विधेयकों पर विचार करने में लगा रहता है। तो इसलिए उसके पास इतना समय नहीं रहता कि वह मंत्रिमंडल का नियंत्रण कर सके, उसके क्रियाकलापों पर नज़र रख सके। इस कारण भी मंत्रिमंडल का महत्व बढ़ जाता है। शासन कार्य की जटिलता। आपको मालूम होगा कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री केवल उन्हीं व्यक्तियों को लेता है जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं या प्रधानमंत्री के बहुत खास होते हैं, उसके नज़दीक होते हैं, या चुनावों में उन्होंने भारी मतों से विजय प्राप्त की होती है, या उनको लंबा राजनीतिक अनुभव होता है। शेष बचे हुए जो है वो संसद में बैठते हैं, और जो सामान्य योग्यता वाले जो व्यक्ति संसद में बैठते हैं वे शासन कार्य की जटिलता को नहीं समझ पाते। मंत्रिमंडल में जो लोग विद्यमान रहते हैं केवल वही शासन कार्यों की जटिलता को समझ पाते हैं, जिसके कारण
मंत्रिमंडल का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। इसके बाद आप आगे देखिए, प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था। प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत व्यवस्थापिका मूल व्यवस्थापन के कार्य को छोड़कर शेष कार्य या उसमें से बहुत सारा कानून बनाने का काम कार्यपालिका को सौंप देती है। इससे कार्यपालिका की भूमिका में बदलाव होता है और उसकी शक्तियों में वृद्धि होती है। इसके बाद देखिए, संसदीय कार्यवाही के जो नियम है, वे संसदीय कार्यवाही के नियम जो है वो भी मंत्रिमंडल के महत्व में वृद्धि करने में कारगर साबित होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश के बिना सम्राट अधिवेशन नहीं बुलाता है। अधिवेशन में किन बातों पर विचार विमर्श होगा, अधिवेशन कितने दिनों तक चलेगा और किन किन विषयों पर विचार विमर्श होगा, कब सत्र बुलाया जाएगा, कब सत्रावसान होगा, ये सब निर्धारित प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही करता है, जिसके कारण मंत्रिमंडल का महत्व जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संकट आते हैं राष्ट्र के सामने, उस समय पूरे देश की जनता जो है वो देश के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की ओर देखने लगती है कि जल्द से जल्द देश की सरकार जनता को आने वाले राष्ट्रीय संकट और आपदाओं से मुक्ति दिलाएगी, चाहे वो आतंकवाद की कोई घटना हो या आर्थिक संकट का समय हो या पहले और दूसरे विश्व युद्ध की बात हो या फिर उपनिवेशों की स्वतंत्रता की बात हो। तो उस समय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों से जब राष्ट्र जो है वो राष्ट्रीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय संकटों से मुक्त होता है तो मंत्रिमंडल का महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण, मंत्रिमंडल का राष्ट्रीय वित्त के ऊपर नियंत्रण होता है। बजट वही प्रस्तुत करवाता है, बजट वही पारित करवाता है। प्रधानमंत्री की देखरेख में वित्त मंत्री जो है वो बजट जो है वो तैयार करवाता है और राष्ट्रीय वित्त पर जब मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता है तो उसका महत्व स्वतः बढ़ जाता है। इसके बाद आखिर में है एक बिंदु जिसके कारण से इसका महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, वो है लोक सदन के विघटन की शक्ति। लोक सदन के विघटन की शक्ति जो है वो मंत्रिमंडल को क्या बना देती है, शक्तिशाली बना देती है। हालांकि लोक सदन मंत्रिमंडल को अविश्वास के प्रस्ताव के जरिए अपने पद से पदच्युत कर सकता है, लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और प्रधानमंत्री को लगता है कि लोक सदन अब उसका समर्थन करने की स्थिति में नहीं है तो वह सम्राट को परामर्श दे देता है कि लोक सदन को विघटित कर दिया जाए, जिसके कारण ब्रिटिश मंत्रिमंडल का महत्व और भी ज़्यादा या उसकी शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ एक पहलू देखा और वो पहलू था ब्रिटिश मंत्रिमंडल का महत्व क्यों स्थापित हुआ है ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में। अब हम देखेंगे कि रैमजे मेयोर जैसे विद्वान जो कि मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व की बात करते हैं, रैमजे मेयोर जैसे विद्वान जो मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व की बात करते हैं कि मंत्रिमंडल का अधिनायकत्व स्थापित हो गया है, इस बात में कितनी सच्चाई है इसके संबंध में हम तर्क देंगे। वास्तविकता तो यह है कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का अधिनायकत्व स्थापित नहीं हुआ है, बल्कि यह स्थिति यह है कि मंत्रिमंडल जो है वो अधिनायकवादी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर विरोधी दल का नियंत्रण होता है, दबाव समूहों का नियंत्रण होता है, जनमत की शक्ति मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती है और ब्रिटिश राजनीतिक संस्कृति भी ऐसी नहीं है कि वो उनको अधिनायकवादी बनने दे। और इसके अलावा सत्तारूढ़ दल के जो सदस्य होते हैं वो भी क्या करते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्यों को और प्रधानमंत्री को नियंत्रित करते हैं। तो यह बात बिल्कुल गलत है जो कि रैमजे मेयोर ने कही कि मंत्रिमंडल का अधिनायकत्व मंत्रिमंडल की शक्तियों के कारण स्थापित हुआ है। विरोधी दल क्या करता है, मंत्रिमंडल की कमियों को ढूंढता रहता है और जनता के सामने लाता है। और हमने ये पाया है कि ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, चुनावों के द्वारा सत्ता का परिवर्तन होता है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी मुश्किल से सत्ता जब हासिल होती है तो कोई भी सत्तारूढ़ दल उस सत्ता को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो इस तरह की गलतियों से बचता है और वो यह नहीं चाहता कि विरोधी दल उसकी आलोचना करे और उसकी इमेज को खराब करे। तो विरोधी दल क्या करता है, मंत्रिमंडल की गतिविधियों को, उसके क्रियाकलापों को वो नियंत्रित करता है। इसके अलावा दबाव समूह की जो सक्रियता है ब्रिटिश राजनीति में वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो मंत्रिमंडल के क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है, चाहे रेल यूनियन हो या परिवहन यूनियन हो या फिर मजदूरों का संघ हो। ये सभी क्या करते हैं, ब्रिटिश राजनीति में सत्तारूढ़ दल पर अपना दबाव डालते हैं, अपनी मांगों की पूर्ति करवाते हैं, जिसके कारण मंत्रिमंडल को इनके विषय में जब वो कोई नीति लाते हैं या कोई कानून बनाते हैं तो उनको दबाव समूह के हितों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से मंत्रिमंडल का अधिनायक तो नियंत्रित हो जाता है। जनमत सबसे बड़ी शक्ति है। कार्लाइल तो ये कहता था
कि मैं नेता हूँ और मैं जनता का अनुगमन करता हूँ। और ब्रिटेन में ऐसी राजनीतिक संस्कृति भी नहीं है कि जहाँ पर जनता नेता का सम्मान ना करे और नेता जनमत का सम्मान ना करे। और बहुत बार ब्रिटेन की राजनीति में ऐसा हुआ कि जनमत की शक्ति के आगे झुकना पड़ा है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को, और उनको अपने पदों से भी त्यागपत्र देना पड़ा है। तो जनमत की शक्ति भी क्या करती है, मंत्रिमंडल के अधिनायक को नियंत्रित करती है। ब्रिटिश राजनीतिक संस्कृति में भी अधिनायकवादिता के लिए कोई भी स्थान नहीं है, जिसके कारण हम यह नहीं कह सकते कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल क्या है, अधिनायकवादी है। इसके अलावा जो सत्तारूढ़ दल होता है उसमें जो अन्य सदस्य होते हैं वो अपनी सरकार के सदस्यों की आलोचना करते हैं, उनका दिशा निर्देशन भी करते रहते हैं। दल में ऐसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं जो सरकार के बाहर बैठे हुए होते हैं, वे भी क्या करते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों को सलाह देते हैं, जरूरत पड़ने पर उनको चेतावनी भी देते हैं, और दल से अलग होने की या दल की नीतियों का विरोध करने की भी वो बात कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सत्तारूढ़ दल के सदस्य सरकार में बैठे हुए होते हैं वो अपने ही दल के सदस्यों की बातों को नहीं सुनते हो, क्योंकि दल से बाहर जो सदस्य बैठे हुए हैं उन्हें मालूम है कि अगर उनका दल गलतियां करेगा तो उसका प्रभाव उनके राजनीतिक भविष्य पर भी पड़ेगा, पूरी पार्टी के ऊपर पड़ेगा। तो दल के बाहर बैठे हुए सदस्य भी क्या करते हैं, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की कार्यवाहियों को या कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन ब्रिटिश मंत्रिमंडल अधिनायकवादी किसी भी स्थिति में नहीं बन सकता, क्योंकि उसके ऊपर विरोधी दल का, दबाव समूह का, जनमत की शक्ति का, ब्रिटिश राजनीतिक संस्कृति का, जिसमें कि परंपराओं का बहुत ज़्यादा महत्व है, वो कभी भी क्या नहीं बन सकता, अधिनायकवादी नहीं बन सकता। तो इस तरीके से आज हमने किसका अध्ययन किया, ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में मंत्रिमंडल का जो महत्व है उसके बारे में पढ़ा, और मंत्रिमंडल का जो अधिनायकत्व है वो वास्तव में वहाँ पर स्थापित नहीं हुआ है।